आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल वाले हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अगस्त सितंबर के आसपास सीजीएल का एग्जाम ड्यू है, यानी जो टीयर 1 है वो होने जा रहा है और सेक्शनल टाइमर काफी ज्यादा बच्चे उस चीज को लेकर परेशान है। तो आज सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे कि मैथ्स के लिए क्या करें, रीजनिंग के लिए क्या करें, क्या पढ़ाई आपका तरीका रहे, जीएस, इंग्लिश, सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने का पता ही है कि 21 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 22 जून इसकी लास्ट डेट है और टीयर 1 आपका अगस्त से सितंबर में शेड्यूल है और टीयर 2 जो है आपका दिसंबर तक जाएगा। केवल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, टीयर 1 टीयर 2 फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एज के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड पे को आप सिलेक्ट करते हो, यानी कौन सा आपका उसमें पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग फिर एज का क्राइटेरिया रहता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जैसा पे लेवल रहेगा उसके हिसाब से सैलरी रहती है। तो अगर मैं पे लेवल 8 की बात करूं जिसका बेसिक में 47,000 के आसपास है, यानी आप मान के चलिए कि लगभग 90,000 से 1 लाख की सैलरी इसमें होती है। फिर अगर हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो इनकी सैलरी आप 70-80 हजार के आसपास मान के चलिए। और ऐसा यहाँ पे सबका पे स्केल बना हुआ है, ये भी मैंने समझाया है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीए हो या इंग्लिश हो, सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और सबसे खास कि हर सेक्शनल। अब आप सोचो कि मैथ्स में 15 मिनट और जीएस में 15 मिनट, तो मैथ्स में समय की कमी है क्योंकि जीएस में सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस जो पता है उसका आंसर देना है, लेकिन वहां भी 15 मिनट है। और मैथ्स में 25 सवाल रहेंगे लेकिन वहां भी 15 मिनट है। तो असली जो कंपटीशन रहेगा ना, वो मैथ्स और रीजनिंग का ही रहेगा भाई। जिसका मैथ्स रीजनिंग तगड़ा होगा वो एग्जाम, ज्यादा संभावना है कि वो एग्जाम निकाल पाएगा, क्योंकि इसी में आपका सही टाइम मैनेजमेंट चाहिए, इसी में आपकी स्पीड अच्छी चाहिए। और आपको पता है कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, टोटल 1 घंटे का समय है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपके टीयर 2 का पैटर्न है, इसको बाद में हम देखते हैं। अब देखो, हम 1 बाय 1 जरा बात करते हैं कि भाई मैथ्स को लेकर क्या करना है। देखो, एक मोटे मोटे तौर पे अगर मैं चारों सेक्शंस की बात करूं तो आप ये बिल्कुल तय समझो कि 20+ मार्क्स का टारगेट तो मिनिमम लेकर चलना पड़ेगा। कि अगर आप 25 क्वेश्चन लेकर चल रहे हो तो 20 से प्लस क्वेश्चंस, यानी 20 मार्क्स नहीं, 20+ क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम लेकर चलना पड़ेगा कि भाई इतना तो लाना ही है। और उसमें भी फिर सबसे महत्वपूर्ण वही हो जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग, जहां पे आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैथ्स में क्या करें? मैथ्स में देखो, अरिथमेटिक तो बड़ा आसान होता है, आपको एडवांस मैथ्स पे काम करना होता है। और दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका एडवांस बहुत अच्छा है, उन्हें अरिथमेटिक में दिक्कत आती है। अधिकतर का अरिथमेटिक अच्छा होता है, एडवांस में दिक्कत आती है। और एक और समस्या मैंने देखी है कि बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन जो है वो अच्छा नहीं होता ना, उस पर वो काम करते हैं। और अब तो आप समझ जाओ कि अगर 15 मिनट में 25 सवाल करना है, कैलकुलेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि भाई आप पहाड़े, वर्ग, घन, ये सब तो याद करो, लेकिन आजकल कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं, जैसे डिजिटल सम। आपको आता है नहीं आता है मुझे बताना आप कमेंट में। इसके अलावा होता है कि भाई यूनिट डिजिट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कई बच्चे पता ही नहीं। एक होता है मल्टीपल्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मेथड तो बहुत दूर की बात रह गई। अगर 15 मिनट में 25 सवाल उड़ाने हैं तो हर प्रश्न मेथड से सॉल्व नहीं होगा। आपकी स्पीड आएगी क्वेश्चंस को देखकर उड़ाने से, और यही मैं आज रात को 8 बजे सिखाऊंगा। लेकिन आपको इन चीजों को सीखना है, तब आप सोचोगे कि हम तो सर हर सवाल को सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। सॉल्व कर लोगे, वो जमाना अब गया क्योंकि सेक्शनल टाइमर आ गया है। तो स्पीड के लिए जो चैलेंजिंग है वो आपकी कैलकुलेशन भी आपको पार लगा सकता है। तो इसीलिए भाई ऐसी चीजें नहीं आती तो इनको सीखो। और ये मैं 2-4 चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, ऐसे मोटे मोटे 8-10 चैप्टर्स होते हैं जो आप सीख लोगे, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो YouTube पर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। नहीं तो आप एक कैलकुलेशन का हमारा प्रो बैच है, अभी जून महोत्सव में तो 99 में आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। नहीं तो एक हमारी कैलकुलेशन प्रो की बुक भी है, पूरे कोर्स की हमने बुक भी बनाई है, इसमें ये सारे चैप्टर सिखाए हुए हैं। तो आप जब अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि कोई काम के नहीं होंगे, लेकिन जब पढ़ोगे ना तब आप बोलोगे कि यार ये चीजें तो गजब की है, ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो भाई अपने कैलकुलेशन को अच्छा करो, अरिथमेटिक एडवांस को अच्छा करो। फिर आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर सवाल में आपको एक लिमिट तय करनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा समय नहीं देना है। रियल एग्जाम में जब आपको लगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है या यहाँ पे टाइम लग सकता है या यहाँ पर पता नहीं फंस जाएंगे, आपको रुकना सीखना पड़ेगा। और ये आदत आपको डे टू डे टेस्ट लगाने से डेवलप होगी। तो आप हर प्रश्न में पढ़कर अभी से ये अनुमान लगाना शुरू करो कि भाई बनेगा नहीं बनेगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। स्किप करना भी सीखना पड़ेगा आपको।
हम जब प्रश्न लगाते हैं तो हमारा मन करता है कि नहीं हम तो भाई सब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न को छोड़ना भी सीखना पड़ेगा, उस आदत को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो लंबे जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप उस समय मार्क करें, आगे बढ़ जाए, उस समय उनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बात ध्यान रखो। और कैलकुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स और रीजनिंग दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिस वाले हैं। जितने ज्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे और जितना स्मार्ट टेक्निक लगाओगे, देखो मेहनत दो प्रकार की होती है ना, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क हमें सीखना है और ये जो चीजें बता रहा हूं ये स्मार्ट वर्क का पार्ट है। और नहीं तो मैंने यूट्यूब पे भी क्लासेस ली है, मल्टीपल्स वाली, यूनिट डिजिट वाली, डिजिटल सम वाली, आप पढ़ के देखना। आप ज्यादा नहीं तो डिजिटल सम अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, मेरा नाम लगाएंगे, आपको वीडियो मिलेगा। आप एक वीडियो देख लो, आप सीख जाओगे कि डिजिटल सम किस बला का नाम है और कितनी खतरनाक चीज है। तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस लगाने हैं तो। रीजनिंग में आप समझो कि ये मानकर चलो कि पूरे पूरे नंबर ही लेकर आने हैं, और रीजनिंग में भी अगेन प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग अधिकतर सबसे बन जाता है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से चीजों को एनालाइज करना है। तो मुझे लगता है रीजनिंग में तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी हाँ, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको थोड़ा पहले करें। पजल सेटिंग, अरेंजमेंट, ये बहुत बार उलझा देते हैं, या तो सीधे सीधे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं तो कई बार बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अच्छा है तो करो, नहीं अच्छा है तो इनको होल्ड करो कि भाई आखिरी में करेंगे इनको, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। फिर विजुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करोगे तो स्पीड, एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है। जीएस की अगर बात करें तो यहां पे भी आपको टारगेट ये रखना है। अब जीएस में देखो, यहां तो कोई कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, वो सवाल करने हैं। और ये टेक्निक आप हर सब्जेक्ट में लगाना। पहले वो करो जिसके बारे में 100% श्योर हो, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी हो, है ना। तो आखिरी में वो सवाल करो जहां थोड़ा सा तुक्का मारने का मन है, लेकिन तुक्का भी वही मारना है जहां पे 50-50 का चांस हो कि यार ये हो सकता है। वहां नहीं कि कुछ नहीं, कर तो आते हैं, वो कभी वो आदत नहीं बनानी। और ये सारी आदतें अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, 2 महीने का समय आपके पास है लगभग। उसमें अच्छी तैयारी करो, उसमें अच्छे से टेस्ट लगाओ, और हर टेस्ट ऐसे लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हुए हो, तब जाके रियल एग्जाम आप बहुत कंफर्टेबल होकर दे पाओगे। अगर वैसी आदत अभी से बनाओगे तो आपका हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले जाए और जो बन रहा है वो करें, और आखिरी में फिर कहीं तुक्का लगाने का थोड़ा बहुत स्कोप लग रहा है तो लगाना है, ठीक है। बाकी इसमें वही है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, अपनी गलतियों से सीखो, एनालाइज करो कि कहां पे और सुधार की जरूरत है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। और टाइम तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन को मार्क करना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक जीके आजकल काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चंस भी आजकल डायरेक्ट आप देखेंगे, तो इन चीजों को थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। अब इंग्लिश में एक चीज समझना, इंग्लिश में भी आपके पास 15 मिनट है, और इंग्लिश में अच्छा वही बच्चा कर पाएगा जिसकी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अभी भी आपने रीडिंग पे काम नहीं करा है तो भाई अभी चालू कर दो। रीडिंग से आपकी वोकैब इंप्रूव होती है, आपका ग्रामेटिकल पार्ट इंप्रूव होता है, और रीडिंग बहुत काम की चीज है। 15 मिनट, आधे घंटे इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, नहीं तो अनसीन पैसेज या जो पैसेज आए हुए एग्जाम के वो सॉल्व कर लो, दोनों काम आपके होते जाएंगे। वहां जो वोकैब मिली उसको आप नोट्स बनाते चलो, उनको नोट करते जाओ, समय समय पे पलटाते जाओ, तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये रीडिंग से इंप्रूव होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनको आप पहले कर लो, ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आरसी जो है, अगर वही अगेन देखो, कई बार चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर बच्चे का अपना एक अलग स्ट्रेंथ है। हो सकता है कोई आरसी में बड़ा स्ट्रांग है तो वो पहले कर ले, आपको लगता है कि नहीं आरसी मेरा उतना अच्छा नहीं है, उसको लास्ट में करो। जैसे किसी का पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे गजब तोड़ होता है, वो बहुत तेजी से सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको शुरू में कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि भाई अपना तो हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है, तो उसको लास्ट में करो। तो अपनी कमियों के हिसाब से और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सीक्वेंस और सारी चीजों को सिलेक्ट करना है ना। ग्रामर रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी समय समय पे अच्छा आप रिवाइज करो। और इंग्लिश में अभी भी आपके पास समय बहुत अच्छा है, इंग्लिश को हल्के में मत लेना। इंग्लिश में ये मत सोचना कि नहीं भी पढ़ेंगे हम तो बाकी 3 सब्जेक्ट पे निकाल लेंगे, बिल्कुल ये गलती मत करना। चारों सेक्शंस को इक्वली प्रेफरेंस दो, सब पर बराबर मेहनत करो, क्योंकि कहीं कोई नंबर कम हुआ
मैथ्स में 15 मिनट कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपको पता ही है। तो ये इंग्लिश और जीएस अब आपको सपोर्ट करेंगे, अब यहां पे भी मार्क्स खींचने पड़ेंगे, इसलिए इंग्लिश पर मेहनत करो अगर अभी तक अच्छी नहीं है तो, क्योंकि यहां पे अब एक एक नंबर बड़ा मायने रखेगा और ये सब्जेक्ट अब लोगों को जिताएंगे, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग में पीछे रह जाएंगे वो यहां से नंबर खींचेंगे। तो सिलेक्शन के लिए अब आपको चारों पर बराबर काम करना पड़ेगा भाई, है ना। ओवरऑल टेस्ट और सारी चीजें तो है। अब देखो, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको एनालिसिस कहते हैं। हर टॉपर से आप सुनोगे कि वो कहेंगे हम एनालिसिस बहुत समय देते थे, हम एनालिसिस बहुत अच्छे करते थे। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने जो गलतियां करी, जो प्रश्न आपसे नहीं बने, कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हुई, उन सबसे सबक लेना, ये तय करना कि भाई अभी और कहां काम करने की जरूरत है, ये सब आपको एनालिसिस से पता चलता है ना। तो कहां टाइम ज्यादा लगा, कौन सा छोड़ना चाहिए था, कहां सुधार करना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग में कहां हमने अपना लॉस कर लिया, ये चीज आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से समझ में आती है। तो आप ये समझो कि अगर 1 घंटे का पेपर है, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे एनालिसिस के लिए और समय निकालना है, और एनालिसिस अच्छा होगा तो मार्क्स बढ़ते जाएंगे। एनालिसिस अगर लापरवाही दिखाओगे, मार्क्स वहीं के वहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। और एक चीज हमेशा काम करो जिसको एक्यूरेसी कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, ये हमेशा आपकी ज्यादा होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, एक्यूरेसी का मतलब कि आपको हमेशा, आपने अगर 10 सवाल लगाए तो आपके 10 या 9 सवाल सही होने चाहिए। जितना करो वो सही निकलना चाहिए, इसको एक्यूरेसी कहते हैं। करने को 50 सवाल कर लिए, सही 30 ही निकले तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। 50 सवाल लगाए, उसमें से 48 सही है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स में। तो और एक्यूरेसी कहां से आएगी? अगेन प्रैक्टिस से। तो सारा खेल, पहले बात वही है, एलआरपी जो नियम में हमेशा कहता हूं कि लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। सीखना भी बहुत अच्छे से है, सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, रिवीजन तो बंद होना ही नहीं चाहिए, और फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब सब चीजों का बैलेंस बनेगा तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने अभी ये वीडियो देख लिया है तो आप ये समझिए कि शायद थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई दिक्कत चल रही, कोई लापरवाही चल रही, तो अभी भी जागने का, अपने आप को सुधारने का वक्त है, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय है और 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। पर वही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सारी चीजों को समझ के काम करना पड़ेगा भाई, तब जाके आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखें। सीजीएल एग्जाम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज बहुत अच्छी है, आगे बढ़ने की भी संभावना है। जो हमारे बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट हैं वो सीजीएल के अंतर्गत आते हैं, सब कुछ शानदार है, बस अब आपको इसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करिएगा, और कुछ और चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इनको बस यूं ही पढ़ लीजिएगा जो मैं समझा चुका।